हाय गुड मॉर्निंग, मैं सुनी सर। जैसा कि आप लोग को बताए थे कि पार्ट 1 में आपका फिजिकल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमने संपूर्ण एमसीक्यू बनवा दिया था और आज हम लोग पूरा ऑर्गेनिक का टोटल एमसीक्यू देखेंगे बाइलिंगुअल, मतलब इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों को साथ साथ लेकर। और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि आप लोग लाइक कम से कम जरूर कर दें जिससे कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो, इतना आप लोग हेल्प कीजिए। तो चलिए, आज का वीडियो काफ़ी गजब होने वाला और यहाँ से भी आपका ऑर्गेनिक का सारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो एक बार आप ऑर्गेनिक को रिविजन कर ले, ठीक है। स्टार्ट हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग का स्टार्ट होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हेलो एल्केन हेलो एरिन। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हेलो एल्केन और हेलो एरिन चैप्टर से। हमको सिर्फ मेन एमसीक्यू पढ़ना है जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। तो सबसे पहले आप लोग याद रखेंगे कि हेलो एल्केन का सूत्र क्या होता है। फॉर्मूला आपसे पूछ देगा कि हेलो एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है। हेलो एल्केन का आप इसका हिंदी इंग्लिश समझ लेंगे खुद कि हेलो एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n + 1x। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। अब कई बार आपसे पूछा जाता है डिग्री ऑफ हेलाइड। तो एक बार देख लेंगे अच्छे से क्या पूछा जाता है। तो हेलाइड का डिग्री पूछा जाता है, हेलाइड का डिग्री पूछा जाता है। तो एक बार ध्यान से देखेंगे। तो इसमें आपको पता है प्राइमरी हेलाइड होता है, प्राइमरी हेलाइड होता है, एक आपका सेकेंडरी हेलाइड होता है। आराम से कहीं जाना नहीं है, आराम से वीडियो को देखें आज। और एक आपका होता है टर्शियरी हेलाइड। प्राइमरी हेलाइड की अगर हम लोग बात कर ले तो हिंदी में इसको कहते हैं प्राथमिक हेलाइड। प्राथमिक हेलाइड हिंदी में अगर इसकी बात कर ले तो इसको कहते हैं द्वितीयक हेलाइड। और अगर इसकी बात कर ले तो इसको कहते हैं हम लोग तृतीयक हेलाइड। प्राथमिक हेलाइड की अगर बात कर लें तो आप जान लीजिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, RCH2X। ये भी कई बार आया हुआ है, R2CHX और R3CX। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दे देंगे, अगर आपसे एग्जाम में पूछ दे CH3 CHCl CH3 ये क्लोरीन कितना डिग्री हेलाइड है। तो क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ रहा है वो कार्बन दो तरफ है यानी 2 डिग्री से है, तो ये 2 डिग्री क्लोराइड हो गया। मान लीजिए साइक्लो के साथ डायरेक्ट Br है, तो Br यहाँ साइक्लो से जुड़ रहा है, तो ये दोनों तरफ कार्बन है, तो इसका मतलब ये 2 डिग्री ब्रोमाइड हो गया। अगर मान लीजिए आपके पास इस तरह का केस दे हुआ होगा प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक हेलाइड में। अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं, आगे की ओर देखेंगे। अब आगे की ओर क्या है समझेंगे थोड़ा सा हम लोग बारीकी से। एक आपको कई बार पूछा जाता है जेम डाइहेलाइड कंपाउंड के बारे में, जेम डाइहेलाइड यौगिक। तो जेम डाइहेलाइड के बारे में आपको क्या पता होनी चाहिए कि CH3 के साथ एक ही कार्बन पे यदि 2 हेलोजन लगे हुए रहे, समान हेलोजन, तो उसको क्या कहा जाता है, जेम डाइहेलाइड कहा जाता है। अब आ जाते हैं विष डाइहेलाइड पर कि विष डाइहेलाइड क्या होगा। तो विष डाइहेलाइड की अगर हम लोग बात कर लें तो CH3 CHX CHX और CH3, तो यहाँ जो हेलोजन है 2 समान हेलोजन, ये आपके कहां पर होंगे, तो 2 अगल बगल कार्बन में होंगे। तो ये जेम हो गया और ये विष हो गया। अब जैसे आपसे एग्जाम में पूछ दे कि CH3 CHBr और CH3 ये किसके अंदर आएंगे, तो ये आएंगे जेम के अंदर। आपसे पूछ दिया जाए इस तरह से कंपाउंड बना के ऊपर Br और नीचे Br, ये किस में आएगा, तो ये विष में आएगा। याद रखिएगा, ये आपसे इस तरह से पूछ दे Br और Br, तो ये किस में आएगा, तो विष में आएगा। तो इस चीज को आपको याद रखना है, जेम और विष डाइहेलाइड कंपाउंड्स क्या होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। जेम विष देख लिए, एक बार आप लोग फंक्शनल ग्रुप को देख लीजिए। यहां से फंक्शनल ग्रुप से भी क्वेश्चन आते हैं। जैसे एल्कोहल, तो एल्कोहल का क्या होता है, सिंगल बॉन्ड OH। और जैसे मान लीजिए आपसे पूछ देगा कि एल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, तो CnH2n + 1OH या CnH2n + 2O, दोनों फॉर्मूला को आप याद रखेंगे। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे कह दे कि ये एल्कोहल कंपाउंड है, तो निश्चित है। आपसे पूछ दिया जाए ये एल्कोहल है, तो निश्चित है। कहने का अर्थ क्या है कि अगर OH लग जाए तो वो क्या हो जाएगा, एल्कोहल। अब एल्कोहल में भी 3 टाइप के एल्कोहल है, 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल और 3 डिग्री एल्कोहल। 1 डिग्री एल्कोहल के लिए क्या कहेंगे हम लोग, RCH2H, 2 डिग्री के लिए R2CHOH और 3 डिग्री एल्कोहल के लिए R3COH। याद रखिएगा। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपसे सवाल पूछेगा, कई बार पूछा हुआ है
कि CH3 CHOH CH3 ये किस टाइप के अल्कोहल है। तो OH जिस कार्बन से जुड़ रहा है उस कार्बन का दोनों तरफ से कनेक्टिविटी है, तो 2 डिग्री अल्कोहल है। मान लीजिए यहाँ पर OH है तो यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, ये 3 डिग्री अल्कोहल है। अगर मान लीजिए आपसे पूछ दिया जाए इस तरह से क्वेश्चन कई बार रिपीट हो रहा है CH3OH, तो ये OH कितने टाइप के अल्कोहल हैं, तो तीनों तरफ से जुड़े हुए हैं, तो ये 3 डिग्री अल्कोहल है। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि अल्कोहल को क्लासिफाई आपको करने कहेगा और अल्कोहल को पहचानने कहेगा और अल्कोहल के फॉर्मूला को कहेगा बताने के लिए, तो आप इस तरह से बताएंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सारा MCQ है, आप MCQ को एक बार देख लें। ऑर्गेनिक में क्या होता है, थोड़ा बनाने वाला क्वेश्चन ज्यादा होता है मैथ की तरह, तो इसको थोड़ा समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। अब जैसे आपसे पूछ देगा कि एलिलिक हैलाइड, एलिलिक हैलाइड, एलाइलिक जिसको आप कहते हो एलाइलिक हैलाइड, और एक आपको दे देगा एलाइलिक अल्कोहल, ओके। एक दे देगा आपको वाइनिलिक हैलाइड, हिंदी भी लिख देते हैं अगर दिक्कत है आप लोगों को, वाइनिलिक हैलाइड, और एक आपका है वाइनिलिक अल्कोहल। क्या है बाबू, वाइनिलिक अल्कोहल। फिर आपका क्या है, एक बेंजिलिक हैलाइड, ओके, बेंजिलिक हैलाइड। इसी तरह से क्या है आपका बेंजिलिक अल्कोहल, बेंजिलिक अल्कोहल। अब यहां पहले इस तीनों को देख लेते हैं। एलाइलिक हैलाइड में क्या होता है कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH के अगले कार्बन से यदि हैलोजन जुड़ा हुआ होता है तो इसी को क्या कहते हैं, एलाइलिक हैलाइड। देख लेंगे एक बार, C डबल बॉन्ड C के अगले कार्बन से हैलोजन जुड़ा होता है। अल्कोहल में क्या हो जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH के अगले कार्बन से OH जुड़ा हुआ रहेगा, तो इसी को क्या कहेंगे हम लोग, एलाइलिक अल्कोहल कहेंगे। हाइड्रोजन का बैलेंस ही पूरा हुआ है क्या, 1 2 3, एक हाइड्रोजन और होगा, 1 2 यहाँ 3, एक हाइड्रोजन और होगा, ठीक है। तो याद रखेंगे C डबल बॉन्ड C के अगले कार्बन से हैलोजन तो एलाइलिक, C डबल बॉन्ड C के अगले कार्बन से OH तो एलाइलिक अल्कोहल। वाइनलिक की बात कर लेते हैं, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH से अगर हैलोजन जुड़ जाए तो वाइनलिक होगा। CH3 CH डबल बॉन्ड CH से अगर OH जुड़ जाए तो इसी को वाइनलिक अल्कोहल कहेंगे। बेंजाइलिक हैलाइड क्या होगा, तो बेंजीन के अगले कार्बन से हैलोजन यदि जुड़ रहा है तो बेंजाइलिक हैलाइड। और बेंजाइलिक अल्कोहल क्या होगा कि बेंजीन के अगले कार्बन से, जस्ट अगले कार्बन से OH जुड़ रहा है तो बेंजाइलिक अल्कोहल। इसी में एक आता है आपका एराइल हैलाइड या एराइल अल्कोहल, एराइल हैलाइड या एराइल अल्कोहल, हिंदी में इसी को लिखते हैं एरिल हैलाइड या एरिल अल्कोहल। वो क्या होता है कि अगर बेंजीन के साथ डायरेक्ट हैलोजन जुड़ा तो एरिल हैलाइड, और बेंजीन के साथ डायरेक्ट OH जुड़ा तो उसको हम लोग कहते हैं एरिल अल्कोहल कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा, सेशन में बहुत मजा आ रहा होगा, ठीक है। तो एक बार आप इसको देख लीजिए, का क्वेश्चन हम इस पे MCQ करवा देते हैं। ये सब आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा, चूंकि आपको एग्जाम में बहुत काम देगा। और यही नहीं, यहाँ से आपका 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है, तो वहां भी जवाब दे देंगे। अब जैसे आपसे एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है ये, बेंजीन के साथ CH2OH किस अल्कोहल का टाइप्स होगा, तो बेंजीन के अगले कार्बन से OH जुड़ रहा है तो इसको हम लोग कहेंगे बेंजिलिक अल्कोहल। क्या कहेंगे इसको हम लोग, बेंजाइलिक अल्कोहल। अगर मान लीजिए बेंजीन से डायरेक्ट OH जुड़ रहा है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, एराइल अल्कोहल। और यदि OH वहां नहीं है, अगर हैलोजन है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, एराइल हैलाइड हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से स्ट्रक्चर बना के दे दे, डबल बॉन्ड और यहाँ पर Cl, और पूछे ये क्या है, तो ये आपका डबल बॉन्ड के अगले कार्बन से है तो ये आपका एलाइलिक हो जाएगा, हैलाइड। और यहीं अगर OH लगा दिया जाएगा तो ये आपका हो जाएगा एलाइलिक अल्कोहल। क्या हो जाएगा बाबू, एलाइलिक अल्कोहल। अब आते हैं, एक आपका एमाइंस का केस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एमाइंस क्या होता है, सिंगल बॉन्ड NH2। अगर एमाइंस के फॉर्मूला की बात करें तो CN
H2n+1 NH2 ये एमाइंस का फॉर्मूला होता है। अब इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की एक और की बात करें तो कैसे आप बना लोगे, जैसे CH3 CH2 CH2 NH2, तो ये एमाइन से नो डाउट। कार्बन देख लीजिए यहाँ पर 1 2 3 कार्बन, 3 2 5 2 7 2 9 हाइड्रोजन और यहाँ नाइट्रोजन, तो ये क्या बैठ रहा है CnH2n+3n, n की जगह 3, 3 दूनी 6 3 9। तो एक फॉर्मूला और याद रखिएगा कि एमाइंस का क्या होता है CnH2n+3n। अब एमाइंस को भी बांटा गया है, ये अपना इतना तो हिंदी आप लोग समझ लेंगे कि एमाइंस को भी बांटा गया है कितने टाइप्स में, 3 टाइप्स में। कौन कौन है 1 डिग्री एमाइन मतलब प्राथमिक एमीन, 2 डिग्री एमाइन मतलब सेकेंडरी या द्वितीयक एमीन, आप मेरी भाषा को सुन रहे होंगे, आवाज लिखने का जरूरी नहीं है, और 3 डिग्री एमाइन मतलब तृतीयक एमीन। अब आते हैं हम लोग 1 डिग्री एमीन में, RNH2 1 डिग्री एमीन होता है, R2NH 2 डिग्री एमीन होता है, और R3N क्या होता है 3 डिग्री एमीन होता है। अब आपसे क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ है आपके बोर्ड का कि CH3 CH3 NH2, और यदि NH2 लगा रहे तो क्या डिग्री एमीन हो जाएगा, ये 1 डिग्री एमीन हो जाएगा NH2 के कारण। किसके कारण, NH2 के कारण, या नाइट्रोजन का कांटेक्ट डायरेक्ट एक कार्बन से है। अब ये भी क्वेश्चन आपको दे दे इस तरह से NH CH3 अगर मान लीजिए NH लगा हुआ हो या नाइट्रोजन का कांटेक्ट 2 कार्बन से है तो ये क्या हो जाएगा 2 डिग्री। कई बार ऐसे प्रश्न दे देगा कि CH3 का होल थ्राइस n, तो यहाँ पर सिर्फ n है, तो ये कितना डिग्री एमीन्स हो जाएगा 3 डिग्री एमाइंस हो जाएगा। तो समझ रहे होंगे ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है और आगे भी आने का बहुत संभावना है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान से देखेंगे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा ध्यान दे देंगे एल्डिहाइड और कीटोन पे। तो एक बार सारे बच्चे सब ध्यान दे दीजिए इसको, एल्डिहाइड और कीटोन पे। एल्डिहाइड के लिए क्या होता है C डबल बॉन्डों के साथ एक तरफ H और एक तरफ कार्बन का समूह। कीटोन के लिए क्या होता है C डबल बॉन्डों के दोनों तरफ कार्बन का समूह, ये हो गया आपका कीटोन। अब एल्डिहाइड की बात कर लेते हैं हम लोग, तो एल्डिहाइड का फॉर्मूला भी इसी तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है CnH2n+1 CHO, और कीटोन का फॉर्मूला भी इसी तरह से कुछ रिपीट होता है CnH2n+1 C डबल बॉन्डो CnH2n+1। अब एक अदर फॉर्मूला की बात कर लें जो कैसे बनेगा देखेंगे हम लोग, CH3 CH2 CH2 CHO। तो पहले बताइए ये कौन सा ग्रुप है, तो निश्चित रूप से एल्डिहाइड है। CH3 C डबल बॉन्डो CH2 CH3, तो ये क्या है, तो ये भी निश्चित रूप से कीटोन है, क्योंकि C डबल बॉन्डो के दोनों तरफ कार्बन है और यहाँ CHO लास्ट में है, तो एल्डिहाइड है। आप इसको इस तरह से भी दिखा सकते हैं, ठीक है। तो बढ़िया से देख लीजिए वीडियो, 1 से 1.5 घंटे का वीडियो होगा, क्लास होगा, तो एक बार रिपीट आपका हो जाएगा पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब फॉर्मूला की बात कर लेते हैं, तो 1 2 3 4 5 कार्बन, 3 2 5 2 7 2 9 1 10, और यहाँ एक ऑक्सीजन। यहाँ आ जाइए, तो यहाँ पर भी एक कार्बन बढ़ा ही लीजिए ताकि लगे दोनों में कि डिफरेंस नहीं हो रहा है। 5 कार्बन, 3 2 5 2 7 3 10, 3 2 5 2 7 3 10, और 1 2 3 4 5 और एक ऑक्सीजन। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आ गया, यानी फॉर्मूला होता है CnH2NO। तो याद रखिएगा अगर दोनों का मिला हुआ फॉर्मूला पूछे तो एल्डिहाइड का भी फॉर्मूला होता है CnH2NO और कीटोन का भी फॉर्मूला होता है CnH2NO। तो इस चीज को आप लोग देख लेना है। कई बार पूछता है ये ग्रुप क्या है, इस तरह से एग्जाम में दे देगा आपको बदमाशी करने के लिए, C डबल बॉन्डो CH3 अब आपसे पूछ देगा कि ये एल्डिहाइड है या कीटोन है, तो C डबल बॉन्डो के दोनों तरफ कार्बन है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया भाई कीटोन हो गया। अब C डबल बॉन्डो है, एक तरफ CH3 है एक तरफ H है, तो ये क्या हो गया आपका एल्डिहाइड हो गया। क्या हो गया, एल्डिहाइड हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ रहे होंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब आते हैं ईथर पे। ईथर का क्या होता है, ऑक्सीजन के दोनों तरफ सिंगल बॉन्ड, मतलब यहां भी कार्बन यहां भी कार्बन, यही ईथर है। फिर क्या है CH3 CH2O CH3, तो ये सब आपका क्या है ईथर है। ईथर का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं CnH2n+1O
CnH2n प्लस 1, या आप इसको लिख सकते हैं ROR, ये ईथर है। ईथर के फंक्शनल ग्रुप की बात कर लें तो ऑक्सीजन के साथ दोनों तरफ सिंगल बॉन्ड। अब आते हैं ईथर का दूसरा फॉर्मूला निकालना हम लोग सीखते हैं। मान लीजिए ईथर आपको दिया हुआ है, कार्बन कितने हैं यहाँ पर देख लो, तो 1 2 3 4, 4 कार्बन है, 3 2 5 3 8 3 11 हाइड्रोजन है। देख लो फिर से, 1 2 3 4, 4 कार्बन, 3 2 5 5 3 8 8 3 11, और ऑक्सीजन कितना 1। तो यहाँ भी ये इथर ये ना, सॉरी यहाँ CH2 होगा, तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब हाइड्रोजन जब 10 है तो इसका फॉर्मूला बैठ जाएगा CnH2nO, तो याद रखना। तो क्या होगा इथर का फॉर्मूला CnH2nO। अब आपसे एग्जाम में कई बार तरह तरह का क्वेश्चन देता है कि CH3O CH3 इथर है, तो निश्चित रूप से इथर है। इसका नाम थोड़ा देख लेंगे कि साधारण नाम बहुत पूछता है, कॉमन नेम। कैसा नेम? कॉमन नेम बहुत पूछता है, तो कॉमन नेम इसका याद रखेंगे। इसको भी मिथाइल, इसको भी मिथाइल, तो इसको हम लोग कहते हैं डाइमिथाइल ईथर। क्या कहते हैं? डाइमिथाइल ईथर। C2H5O C2H5, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं भाई? डाइथाइल ईथर कहते हैं। तो ये कॉमन नेम हो गया। तो साधारण नाम बहुत बार पूछा हुआ गया क्वेश्चन है, तो कॉमन नेम भी आप लोग एक बार देख लेंगे। कॉमन नेम भी कई बार एग्जाम में आता हुआ प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ईथर देख लिए, और एक बार हम लोग के साथ में ही देख लीजिए सारा ग्रुप। एमाइड देख लीजिए, कार्बोक्सिलिक एसिड देख लीजिए, ईस्टर देख लीजिए, एसिड हैलाइड देख लीजिए। ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो अभी बराबर पूछे जा रहे हैं। एमाइड का क्या होता है? सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O NH2। कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या होता है? C डबल बॉन्ड O के साथ सिंगल बॉन्ड OH। ईस्टर का क्या होता है? सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O के बाद फिर यहां से आपको यहाँ R दे दो, RC डबल बॉन्ड O, और फिर यहाँ R दे दो, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ईस्टर ग्रुप हो जाएगा। और एसिड हैलाइड क्या है? ये एसिड हैलाइड हम बोल रहे हैं, आप लोग सुन रहे होंगे हिंदी मीडियम में, लिखने का नीड नहीं है, अगर कहिएगा तो लिख देंगे एसिड हैलाइड। RC डबल बॉन्ड OX होता है, इसका फंक्शन ग्रुप C डबल बॉन्ड O के साथ क्या होता है? X होता है। तो इसको आप लोग पहचान लेंगे। एक कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी बहुत बार पूछता है CnH2n के टर्म में, तो हम लोग पहले देख लेते हैं। CH3 CH2 CH2 COOH। अब ये बताइए कार्बोक्सिलिक एसिड है या नहीं? तो निश्चित रूप से है। तो 1 2 3 4, 4 कार्बन है, 3 2 5 2 7 1 8, 8 हाइड्रोजन है। 1 2 3 4 कार्बन, 8 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन का कितना एटम है? 2 एटम है। फॉर्मूला इसका क्या हो जाएगा बता दो? CnH2nO2। तो याद रखेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2nO2, या इसी को हम लोग कहते हैं मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या कहते हैं? मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। अब जब आए हैं तो इसको एक बार और सीख लीजिए। HCOOH को क्या कहते हैं हम लोग? कॉमन नेम तो फॉर्मिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉर्मिक एसिड। हिंदी में लिख देते हैं, इसी को कहते हैं फॉर्मिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉर्मिक अम्ल कहते हैं। एक और है इंपॉर्टेंट, CH3COOH, तो इसको हम लोग कहते हैं एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल। इसको क्या कहते हैं हम लोग? एसिटिक एसिड कहते हैं, यानी एसिटिक अम्ल कहते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं यहां से अगले पड़ाव की ओर। तो फंक्शनल ग्रुप के बारे में हमने आपको डिटेल दे दिया। अब आगे चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर। जो कुछ फॉर्मूला उसको याद रख लेना। जैसे फ्रेऑन 12 ज्यादा पूछा जाता है तो इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, CF2Cl2 होता है। क्या होता है ये? CF2Cl2 किसका फॉर्मूला होता है भाई? फ्रेऑन 12 का फॉर्मूला होता है। किसका फॉर्मूला होता है? फ्रेऑन 12 का। इसका यूज कहाँ होता है? अगर यूज की बात कर लें उपयोग का, तो परशीतक में होता है। किस कहाँ होता है? परशीतक, यानी रेफ्रिजरेंट में। रेफ्रिजरेंट यानी कूलिंग करने वाले सेक्टर में। अब आता है आपका एक कार्बन टेट्रा क्लोराइड। कार्बन टेट्रा क्लोराइड, इसको हम लोग कहते हैं CCl4। क्या कहते हैं इसको? CCl4। इसका अदर नेम होता है पायरीन। आप सुन लेंगे हमारे मुंह से, आप लिख लीजिएगा। कार्बन टेट्रा क्लोराइड का अदर नेम क्या होता है? पायरीन होता है। क्या होता है? पायरीन होता है। इसका काम कहाँ है? फायर एक्सटिंग्विशर में, अग्निशामक में।
अग्निशामक में इसका उपयोग है, आप समझ रहे होंगे। कहाँ है? फायर एक्सटिंग्विशर में। एक होता है डीडीटी। डीडीटी का पूरा नाम डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, सुन रहे होंगे। डीडीटी का पूरा नाम डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। डीडीटी के फॉर्मूला की बात कर लें, C14H9Cl5। अब जब यहां तक आ ही गए हैं तो इसके एक चीज को और देख लें कि डीडीटी जो है किसके हेल्प से बनता है। तो याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछता है, तो क्लोरल के हेल्प से। किसके हेल्प से बनता है? क्लोरल के हेल्प से बनता है, एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। क्लोरल का फॉर्मूला क्या होता है? C डबल बॉन्ड O के साथ H और एक C के साथ कितना Cl? 3 Cl। तो यही किसका फॉर्मूला हो गया? क्लोरल का फॉर्मूला हो गया। तो ये डीडीटी बनता है। डीडीटी का यूज कहाँ होता है? तो आपको याद होना चाहिए, मलेरिया वाहक मच्छरों को मारने में, मलेरिया इंसेक्टिसाइड्स में। कहाँ यूज होता है? मलेरिया वाहक मच्छर में, यानी मलेरिया डिजीज जो होते हैं मॉस्किटो वाले, वही सब में मलेरिया में होता है। प्लस क्या है? डीडीटी का यूज आपको क्या है? वो कीटनाशक की तरह होता है, स्ट्रॉन्ग कीटनाशक है ये, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम लोग। तो याद रखिएगा ये आपका है फ्रेन। अच्छा, फ्रेन 11 की भी एक बार बात कर लें, CFCl3, ठीक है। फ्रेन 11 क्या होता है? CFCl3 होता है, याद रखिएगा। फिर यहाँ पर एक आपका और कॉन्सेप्ट है, फॉस्जिन कई बार पूछता है। तो फॉस्जिन क्या होता है? COCl2। कई बार इसका केमिकल नेम पूछता है, कार्बोनिल क्लोराइड। कार्बोनिल क्लोराइड इसका रासायनिक नाम होता है। कैसा नाम होता है? रासायनिक नाम है, केमिकल नेम कार्बोनिल क्लोराइड। क्या है भाई? कार्बोनिल क्लोराइड फॉस्जिन का नाम है। ओके। क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतल में भर के रखा जाता है ताकि ये किसमें बदल जाए ना जाए? फॉस्जिन में। याद रखिएगा, क्लोरोफॉर्म क्या होता है? कि ऑक्सीडाइज होने के बाद किसमें चेंज होता है? तो फॉस्जिन में। एक बार बोल दीजिए कि क्लोरोफॉर्म को जब कलरफुल बोतल में रखते हैं तो ठीक है, अगर नहीं रखेंगे तो हीट के प्रेजेंस में क्लोरोफॉर्म ऑक्सीडाइज होकर किसमें बदल जाता है? तो फॉस्जिन में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? फॉस्जिन। और वो क्या है? एक हार्मफुल गैस है। कैसा गैस है? हार्मफुल गैस है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आते हैं एक टॉपिक पर जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कायरल कार्बन। कई बार पूछता है कायरल कार्बन, हिंदी भी वही है, कायरल कार्बन। अब कायरल कार्बन की अगर हम लोग बात कर लें तो कायरल कार्बन को किससे दिखाया जाता है? C स्टार से। होता क्या है ये कि C से अगर सारे ग्रुप जो है अलग अलग हैं जुड़े हुए, तो यही क्या हो गया? कायरल। जैसे मान लीजिए CH3 है, C2H5 है, C3H7 है, C4H9 है, तो इसी को चिरल सेंटर या कायरल कार्बन भी कहते हैं। अब यहां से कहानी क्या आता है, थोड़ा सा इंटरेस्टेड सुनिए। 2-3 क्वेश्चन पूछता है, जैसे ग्लूकोज में कितना C स्टार होगा? तो याद रखिएगा, ग्लूकोज में कितने कायरल कार्बन होंगे? तो 4। कई बार पूछा हुआ है। एक आजकल क्वेश्चन पूछने लगा है, लैक्टोज में कितने C स्टार होंगे, यानी कितने कायरल कार्बन एटम होंगे? तो लैक्टोज में याद रखिएगा 1 होता है। एक और पूछ देता है कभी कभी कि फ्रक्टोज में कितने C स्टार होते हैं? तो याद रखिएगा कि फ्रक्टोज में कितने कायरल कार्बन होते हैं? तो 3 कायरल कार्बन होते हैं। कितने कायरल कार्बन होते हैं? तो 3 कायरल कार्बन होते हैं। अब याद रखना है आपको कि जिसमें कायरल कार्बन होगा, कायरल कार्बन होगा, ठीक है, वे क्या होंगे? तो प्रकाशिक सक्रिय यौगिक होंगे। क्या होंगे? प्रकाशिक सक्रिय यौगिक होंगे, यानी ऑप्टिकल एक्टिव या ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होंगे। क्या होंगे? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होंगे। अब जैसे मान लीजिए CH3 CCl C2H5 Br। अब ये कार्बन चारों तरफ डिफरेंस से जुड़ा हुआ है, तो C स्टार तो है ही, साथ में ये प्रकाशिक सक्रिय यौगिक हैं, यानी ऑप्टिकल एक्टिव है या प्रकाशिक समावयवता दिखाएंगे। तो प्रकाशिक समावयवता वही दिखाएगा या ऑप्टिकल वही दिखा होगा जिसके पास एक भी कायरल कार्बन होंगे। जैसे मान लीजिए ClH CH2 CH2 CH3, आपसे पूछ देगा ये ऑप्टिकल आइसोमरेज दिखाएगा, प्रकाशिक समावयवता। तो निश्चित रूप से यहाँ क्लोरीन अलग है, यहाँ भी अलग है, यहाँ भी अलग है, ये पूरा ग्रुप अलग है। तो एक C स्टार यहाँ है, तो ये ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म यानी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड ये है।
चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। तो कायरल कार्बन को भी हम लोग देख लिए। अब यहां से आगे निकलते हैं, थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, ये क्वेश्चन काफी एग्जाम में आता है। टॉलेंस टेस्ट कई बार आएगा और फेलिंग टेस्ट, तो इसको याद रखना है। हिंदी में क्या होता है भाई? टॉलेंट परीक्षण, और इसका क्या होगा? फेलिंग परीक्षण। तो टॉलेंट परीक्षण में आपको पता है कि ये एल्डिहाइड पास करता है, और ये क्या है, फेलिंग जो है भी एल्डिहाइड पास करता है। टॉलेंट फेलिंग दोनों एल्डिहाइड पास करता है, लेकिन ना टॉलेंट कीटोन टेस्ट देता है और ना ही फेलिंग वाला जो भी है वो आपको कीटोन टेस्ट देता है। ओके, तो इस चीज को आप याद रखिएगा कि एल्डिहाइड टॉलेंट टेस्ट देता है, और फेलिंग जो है आपका वो भी एल्डिहाइड टेस्ट देता है। लेकिन जो आपका बच गया क्या, ठीक है, तो टॉलेंट एल्डिहाइड देता है, फेलिंग भी देता ही नहीं। और इसमें एरोमेटिक एल्डिहाइड जो होता है, एरोमेटिक एल्डिहाइड जो होता है वो भी फेलिंग टेस्ट नहीं देता है। अब जैसे आपसे एग्जाम में पूछ देगा कि CH3C डबल बॉन्ड OH टॉलेंट और फेलिंग देगा, तो हाँ देगा। CH3C डबल बॉन्ड O CH3 टॉलेंट फेलिंग देगा, तो नहीं देगा, क्योंकि इसमें कैसे ग्रुप है, तो कीटोन ग्रुप है। कैसे ग्रुप है? कीटोन ग्रुप है। तो इस चीज को आपको याद रहना है। टॉलेंट में AgNH3 2+ का सॉल्यूशन होता है, याद रखिएगा। टॉलेंट में क्या होता है? AgNH3 2+ का एक सॉल्यूशन टाइप का कुछ होता है, तो इस चीज को याद रखना है। तो टॉलेंट फेलिंग के बाद आते हैं, तो टॉलेंट आपका एल्डिहाइड देगा, फेलिंग भी एल्डिहाइड देगा, लेकिन कीटोन ये दोनों में से कोई भी नहीं देता है। तो इसको आप लोग को क्या करना है? याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले टेस्ट पे आते हैं, ल्यूकास टेस्ट। तो ल्यूकास परीक्षण भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ल्यूकास परीक्षण यानी ल्यूकास टेस्ट। तो ल्यूकास टेस्ट क्या होता है आपको पता है? HCl ZnCl2 का होता है ये, ठीक है। सांद्र यानी कंसंट्रेटेड HCl होता है और ZnCl2 होता है। ल्यूकास टेस्ट में याद रखिएगा कि 3 डिग्री अल्कोहल ल्यूकास टेस्ट देता है, 2 डिग्री अल्कोहल उसके बाद देता है, और 1 डिग्री अल्कोहल ल्यूकास टेस्ट को पास नहीं करता है, और करेगा भी तो काफी रूम टेम्परेचर पे जाके बहुत लंबे समय के बाद। तो सबसे इजीली कौन देता है? 3 डिग्री अल्कोहल, फिर 2 डिग्री, और लास्ट दे सकते हैं 1 डिग्री। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन दे देगा कि CH3C CH3 CH3OH और CH3CHOH CH3, तो इसमें से ल्यूकास टेस्ट कौन आसानी से पास करेगा इजीली? तो ये, क्योंकि ये कैसा अल्कोहल है, तो 3 डिग्री। फिलहाल उतना जाता नहीं है, ल्यूकास टेस्ट के बारे में पूछ देता है, और किसमें टेस्टिंग के लिए यूज होता है, तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल में अंतर स्पष्ट करने के लिए किसका यूज करते हैं? तो ल्यूकास टेस्ट का यूज करते हैं। फिर है आपका एक आयोडोफॉर्म टेस्ट। कौन सा टेस्ट है देखते चलेंगे हम लोग? आयोडोफॉर्म टेस्ट। आयोडोफॉर्म टेस्ट क्या होता है, तो ये भी आप थोड़ा देख लेंगे एक बार। आयोडो फॉर्म परीक्षण, आप इसको याद रख लेंगे कि आयोडोफॉर्म परीक्षण में क्या करना है। तो आयोडोफॉर्म परीक्षण में याद रखेंगे CH3C डबल बॉन्ड ग्रुप वाला, या तो CH3COHH, ये दोनों ग्रुप वाले क्या होते हैं? आयोडोफॉर्म परीक्षण को पास करते हैं, याद रखना। अब जैसे आपसे पूछ देगा कि CH3C डबल बॉन्ड CH3 आयोडोफॉर्म परीक्षण पास करेगा, तो निश्चित करेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है? CH3C डबल बॉन्ड O है। अब आपसे पूछ देगा कि COH CH2 CH3, ये आपका आयोडोफॉर्म टेस्ट पास करेगा, तो निश्चित करेगा, क्योंकि यहाँ पर CH3 क्या है? CHOH है। अब आपसे पूछ देगा कि CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 आयोडोफॉर्म टेस्ट पास करेगा, तो करेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है? C डबल बॉन्ड O CH3 है। तो इसी टाइप से आपको याद रखना है, CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर CH2, फिर CH2 CH3, तो ये भी आपको आयोडोफॉर्म टेस्ट पास करेगा। लेकिन अगर आपसे कह दिया जाए CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और CH2 CH3, ये आपका आयोडोफॉर्म टेस्ट पास करेगा, तो नहीं, क्योंकि इसमें CH3 C डबल बॉन्ड O नहीं है, क्या है? CH2 C डबल बॉन्ड O है। तो आप समझ गए होंगे कि आयोडोफॉर्म टेस्ट क्या होता है। ये टेस्ट पर से तो आपके एग्जाम में 5 मार्क्स क्वेश्चन आता है, ठीक है, याद रखिएगा। 5 क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा 5 लाइन में, और कहा जाएगा कि निम्न के लिए डिफरेंस में कौन कौन से टेस्ट का यूज होगा, तो आप याद रखिएगा।
फिर 2,4 डीएनपी टेस्ट किसके द्वारा दिया जाता है? तो 2,4 डीएनपी टेस्ट याद रखिएगा, एल्डिहाइड भी देता है और कीटोन भी देता है। कौन देता है? एल्डिहाइड भी देता है और कीटोन दोनों देता है 2,4 डीएनपी टेस्ट। लेकिन याद रखिएगा कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप होता है, लेकिन ये 2,4 डीएनपी टेस्ट को पास नहीं करता है, याद रखिएगा, साइक्लिक प्रोसेस के कारण। तो देखते चलिए इसमें कार्बाइल एमीन टेस्ट, कार्बाइल एमीन टेस्ट हिंदी लिख देते हैं इसका, तो आप लोग को दिक्कत हो रहा होगा। कार्बाइल एमीन परीक्षण, इसका अंतर किया जाता है 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन्स में टेस्ट करने के लिए, यानी प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन में टेस्टिंग करने के लिए किसका यूज किया जाता है? तो कार्बाइल एमीन का यूज किया जाता है। और कार्बाइल एमीन कौन सा एमीन देता है? तो प्राइमरी एमीन पास करता है, लेकिन सेकेंडरी एमीन पास नहीं करता है, और टर्शियरी एमीन तो बिल्कुल नहीं पास करता। तो याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ देगा कि कार्बाइल एमीन टेस्ट किसके लिए यूज होता है? तो एमीन के लिए। और कौन पास करता है? तो वो प्राइमरी एमीन्स करता है, लेकिन अदर कोई नहीं करता है। तो इस चीज को आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। SN1 SN2 याद रखना है आप लोगों को। SN1 फास्ट 3 डिग्री हैलाइड, 2 डिग्री हैलाइड और 1 डिग्री हैलाइड। SN2 फास्ट 1 डिग्री हैलाइड, 2 डिग्री हैलाइड और 3 डिग्री हैलाइड। SN1 के लिए ऑर्डर क्या होगा? आयोडीन, आयोडीन के बाद ब्रोमीन, ब्रोमीन के बाद क्लोरीन और क्लोरीन के बाद फ्लोरीन। SN2 के लिए भी क्या होगा? सेम ऑर्डर, आयोडीन, आयोडीन के बाद ब्रोमीन और ब्रोमीन के बाद क्लोरीन और क्लोरीन के बाद क्या होगा भाई? फ्लोरीन होगा। आप इसको लिख लीजिए जल्दी से। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब आते हैं, एक आपका होता है हिंसबर्ग, हिंसबर्ग अभिकर्मक, जिसको आप लोग कहते हैं हिंसबर्ग कैटलिस्ट या रिएजेंट, हिंसबर्ग रिएजेंट। ये किसको कहते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट? तो C6H5SO2Cl को कहते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट, याद रखना है। फिर आपसे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है कि एल्काइल हैलाइड और सोडियम ड्राई ईथर के प्रेजेंस में यदि रिएक्शन होता है तो इस रिएक्शन का नाम क्या होता है? तो याद रखिएगा, इस रिएक्शन का नाम होता है ऊर्जा अभिक्रिया। क्या होता है? ऊर्जा अभिक्रिया। यानी आपको कह देगा परीक्षा में कि एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है, तो ये रिएक्शन का नाम क्या होता है? तो याद रखिएगा ऊर्ज रिएक्शन। और ऊर्ज रिएक्शन का काम होता है डबल प्रोडक्ट बनाना। अब आ जाते हैं यहाँ पर एक रिएक्शन, इसको याद रख लीजिएगा, इससे भी कई बार पूछा है ऑब्जेक्टिव। ROH प्लस SOCl2 क्या बना लेता है? RCl प्लस SO2 प्लस HCl। एक फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन याद रखिएगा, CH3 प्लस Cl2 और यहाँ पर है एनहाइड्रस AlCl3। अभी एक बार पारा देता है और एक बार क्या देता है? ऑर्थो पे प्रोडक्ट, यानी बेंजीन के साथ CH3 यहाँ पर Cl और एक बार पारा हो गया और एक बार CH3 यहाँ पे Cl, तो ये हो गया ऑर्थो। तो पारा और क्या है? ऑर्थो। तो ये रिएक्शन का नाम क्या होता है? फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन। क्या नाम होता है इसका? फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन। तो आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको आप लोग याद से देख लेंगे, एल्डोल रिएक्शन। MCQ में छाया हुआ रहता है ये। और एक आपका इधर होता है कैनिजारो रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन। एल्डोल में क्या होता है? याद रखिएगा कि अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, जीरो नहीं। और इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, यानी जीरो होना चाहिए। अब अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है? तो C डबल बॉन्डो के बगल वाले कार्बन को हम लोग अल्फा कार्बन कहते हैं, और इस पर उपस्थित हाइड्रोजन को हम लोग क्या कहते हैं? अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। और इसमें किस प्रकार से दिखाएंगे? अगर मान लीजिए C डबल बॉन्डो है, इस तरह से H है, तो अल्फा कार्बन है ही नहीं, तो अल्फा हाइड्रोजन भी क्या हो गया? जीरो। तो ये आपका एल्डोल दिखाएंगे और ये आपका कैनिजारो दिखाएंगे। यानी आपसे कई बार फेमस यही बार बार पूछता है कि CH3CHO क्या दिखाएगा? एल्डोल रिएक्शन या एल्डोल कंडेंसेशन भी दिखा सकता है। और HCHO क्या दिखाएगा? तो याद रखना कैनिजारो रिएक्शन दिखाएगा। इसी में टफ करके देता है
एक बार क्वेश्चन दिया हुआ है कि बेंजीन के साथ CHO, या इसी को आप लिख सकते हैं, ये भी एग्जांपल C6H5CHO, ये एल्डोल की तरफ जाएगा या कहने जा रहा हूं, तो C डबल बॉन्ड O है, बगल में अल्फा कार्बन है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि डबल बॉन्ड होता है अल्टरनेटिव पे, तो इसका वैलेंसी पूरा है। तो ये आपका याद रखना किस रिएक्शन को पास करता है, तो कैनी जारो रिएक्शन को पास करता है। तो इस रिएक्शन को आप लोग बार बार देखते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्डोल कैनी जारो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा, कई बार पूछा जाता है। अब हम लोग आगे आगे आते हैं बायोमोलिकुल्स में। बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, वाटर सॉल्युबल विटामिन, जल में विलय विटामिन जिसको आप लोग कहते हैं। तो जल में विलय विटामिन क्या होता है भाई, विटामिन B, C। एक आपका है फैट सॉल्युबल विटामिन, फैट सॉल्युबल विटामिन। तो फैट सॉल्युबल विटामिन में क्या होता है आपका, तो याद रखिएगा, इसको हिंदी में कहते हैं वसा में विलय विटामिन, वसा में विलय विटामिन। तो क्या होगा, विटामिन A, D, E, K, याद रखना है। कुछ क्वेश्चन और भी याद रखिएगा कि विटामिन ए का केमिकल नेम क्या होता है, तो रेटिनॉल होता है, रासायनिक नाम, रासायनिक नाम, यानी आप इसको कह सकते हैं केमिकल नेम। और इसके कारण क्या होता है, तो रात्रि अंधता, अंधता यानी नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, तो उसको याद रखना आपको। फिर एक क्वेश्चन है, थायमीन किसको कहा जाता है, यानी जो थायमीन होता है, तो थायमीन कहा जाता है विटामिन B1 को, याद रखिएगा। ओके, विटामिन B1 को क्या कहा जाता है, थायमीन, और इसी के कारण बेरी बेरी होता है। तो विटामिन से रिलेटेड आप लोग डिजीज वाला एक बार कॉन्सेप्ट देख लीजिएगा, हल्का फुल्का आप लोग को बता देता है। रिकेट्स जो आपका होता है, कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है कि रिकेट्स किस विटामिन की डिफिशियंसी से होता है, तो विटामिन डी डिफिशियंसी से। तो विटामिन डी के कारण क्या होता है, रिकेट्स होता है, जिसको सूखा रोग कहते हैं, ड्राई रोग कहते हैं। ओके, याद रखिएगा, विटामिन डी को क्या कहते हैं, रिकेट्स कहते हैं। एक और क्वेश्चन है कि एस्कॉर्बिक एसिड किसको कहते हैं, एस्कॉर्बिक अम्ल। तो याद रखना है आपको कि एस्कॉर्बिक अम्ल का नाम होता है विटामिन C को कहा जाता है, किसको कहा जाता है, विटामिन C को एस्कॉर्बिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। अब आपसे क्वेश्चन और आता है कि कोबाल्ट धातु किस विटामिन में होता है, कोबाल्ट धातु, कोबाल्ट मेटल, तो किस विटामिन में होता है, तो याद रखना विटामिन B12। तो विटामिन B12 ऐसा है जो किसको रखता है अपने साथ में, कोबाल्ट को रखता है, किसको रखता है अपने साथ में, तो कोबाल्ट को रखता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये सब आप लोग एक बार देख लेना है विटामिन के सीरीज को। एमिनो एसिड का कई बार फंक्शनल ग्रुप पूछता है, हिंदी में इसको क्या कहा जाता है, एमिनो अम्ल। तो एमिनो अम्ल कंपाउंड क्या होते हैं, तो याद रखिएगा, ऐसा कंपाउंड जिसमें NH2 भी हो और COOH भी हो, साथ में CH2 CH3 वगैरह वगैरह हो, तो यही क्या हो गया आपका, एमिनो एसिड हो गया। तो एमिनो एसिड रखने वाला क्या ग्रुप होगा, तो NH2 और क्या होगा, COOH होगा। तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, एमिनो एसिड कहेंगे। क्या कहेंगे, एमिनो एसिड कहेंगे। एमीन भी होना चाहिए और क्या होना चाहिए, कार्बोक्सिलिक एसिड भी होना चाहिए। अब एमिनो एसिड जिसमें ग्रुप रहेगा वही ज्विटर आयन दिखाएगा, याद रखना, ज्विटर आयन फॉर्म करेगा। तो ज्विटर आयन फॉर्म होने के लिए क्या होना चाहिए, NH2 और COOH। अब आपसे एग्जाम में पूछ देगा कि CH3 CH NH2 CH2 COOH ज्विटर आयन बना सकता है कंपाउंड, तो आप कहेंगे हाँ, क्यों, क्योंकि यहां पर NH2 और COOH है। अगर आपसे पूछ दे CH3 CH NH2 CH2OH ये ज्विटर आयन कंपाउंड फॉर्म कर सकता है, तो आप कहेंगे ना, क्योंकि इसमें NH2 है लेकिन COOH नहीं है। कहने का मतलब क्या हो गया कि बेस भी होना चाहिए और एसिड भी होना चाहिए, या आप रख सकते हैं कि NH2 और COOH दोनों हो सकता है। ऐसे यहां से H और OH निकाल लेंगे तो ये भी कर जाएगा आपका ज्विटर आयन, ठीक है, एसिड की तरह एल्कोहल काम करता है, तो ये भी कर जाएगा आपका। ओके, अगर आपसे कह दे सीधा CH3 CH2 CH2OH ये करेगा
ये ज्विटर आयन नहीं, क्योंकि इसमें सिर्फ OH है, NH2 ग्रुप नहीं, यानी बेस और एसिड दोनों होना चाहिए, क्षार और अम्ल दोनों होगा, तो वही क्या करेगा, वो ज्विटर आयन कराएगा। और एमिनो एसिड क्या होता है, तो एमीन के साथ एसिड यानी कार्बोक्सिलिक एसिड के कंपाउंड्स को क्या कहा जाता है, एमिनो एसिड कहा जाता है। आगे बढ़िए। मजा आ रहा होगा सेशन में, ठीक है। डीएनए के बारे में याद रखिएगा कि इसके जो 4 क्षारक हैं कौन कौन है, याद रख लेना, बहुत बार आता है। 4 बेसिस, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन, याद रखना। एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, ठीक है। एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और क्या होता है भाई, थाइमिन। ये डीएनए के क्या है, 4 बेसेज हैं। आइए हम लोग देख लेते हैं आरएनए के 4 बेसेज को। तो आरएनए में क्या होता है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरेसिल, याद रखिएगा, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरेसिल। डीएनए और आरएनए में आप लोग को डिफरेंस पता होगा, डीएनए का डबल होता है, आरएनए का सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। फिर कार्बोहाइड्रेट्स, तो कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्मूला क्या होता है, CxH2OY होता है, याद रखिएगा क्या होता है भाई, CxH2OY, या कई जगह CnH2n भी दिया जाता है, इसको याद रखिएगा। अब ग्लूकोज भी कार्बोहाइड्रेट्स है, तो ग्लूकोज कैसा सैकेराइड्स है, तो याद रखिएगा मोनोसैकेराइड है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज, कई बार एग्जाम में पूछा है कि इनमें से कौन मोनोसैकेराइड है, तो कौन मोनोसैकेराइड है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। फिर आपसे पूछ दिया जाएगा सुक्रोज क्या है, कई बार याद रखिएगा कि डाइसैकेराइड है। सुक्रोज क्या है, डाइसैकेराइड है, सुक्रोज क्या है, डाइसैकेराइड है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। पॉलीमर्स में भी कुछ टॉपिक आप लोग देख लेंगे, बहुत बार पूछता है रिलेटिव पॉलीमर से मोनोमर्स का रिलीज आप लोग देख लेंगे। जैसे पॉलीथीन को किससे बनाया जाता है, तो इसे पॉइंट याद रखेंगे, एथेन से। जैसे बेकेलाइट होता है, तो बेकेलाइट को किससे बनाया जाता है, तो फिनॉल प्लस फॉर्मल डिहाइड से, डिहाइड से। बेकेलाइट क्या होता है कि तापद्रव्य बहुलक होता है, याद रखना, तापद्रव्य बहुलक होता है। थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स इसको कहते हैं, थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। अब ये पॉलीथीन क्या होता है, ताप सुघट्य होता है, क्या होता है, ताप सुघट्य। थर्मोप्लास्टिक होता है, क्या होता है भाई, थर्मोप्लास्टिक। फिर आपसे कई बार क्वेश्चन आता है कि पॉलीएमाइड में कौन आता है, पॉलीएमाइड में कौन आते हैं, तो नायलॉन वाले आते हैं। कौन आते हैं भाई, नायलॉन वाले आते हैं। अब कई बार आपसे कहता है कि भाई नायलॉन 6 का मोनोमर्स क्या होता है, एकलक। तो नायलॉन 6 का एकलक होता है कैप्रोलैक्टम, क्या होता है, कैप्रोलैक्टम। अब नायलॉन 6 का क्या होता है, हेक्सामिथिलीन डाइएमीन, हेक्सामिथिलीन डाइएमीन प्लस एडिपिक एसिड, यानी क्या होगा नायलॉन 6 का, हेक्सामिथिलीन डाइएमीन, हेक्सामिथिलीन डाइएमीन और एडिपिक अम्ल का क्या होता है, ये एकलक होता है। नायलॉन 6 का ये एकलक होता है। नायलॉन 6 का मोनोमर्स क्या होता है, कैप्रोलैक्टम, और नायलॉन 6 का होता है हेक्सामिथिलीन डाइएमीन और एडिपिक एसिड होता है। तो इस सब को आप लोग थोड़ा सा याद रखेंगे, ये सब आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थोड़ा सा देख लेंगे, ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, जो कई बार आपसे पूछता है,
ओके, ये सब टॉपिक आप लोग देख लीजिएगा, उम्मीद करते हैं। जैसे ये डिटॉल के बारे में देख लीजिएगा कि डिटॉल किसका मिक्सचर होता है, तो क्लोरोजेलिनॉल और टर्फिनॉल का डिटॉल मिक्सचर होता है। फिर आयोडीन का टिंचर क्या होता है, तो आयोडीन के टिंचर में आप लोग को याद होना चाहिए 2 से 3% सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन को जब अल्कोहल में मिलाया जाता है तो इसी को क्या कहते हैं, आयोडीन का टिंचर कहते हैं। क्या कहते हैं, आयोडीन का टिंचर कहते हैं। साबुन के बारे में आप लोग को पता है C17H35COO होता है और उसमें SO3 होता है, मार्जक वाले में, सल्फोनिक एसिड वाले में होता है। फिर आप लोग को ये देख लीजिएगा, वो सबसे मीठा कृत्रिम मधुरक कौन होता है, या पहले प्राकृतिक मीठा मधुरक कौन है, दुनिया का सबसे ज्यादा नेचुरल मोस्ट स्वीटनर्स कौन आता है, तो नेचुरल मोस्ट स्वीटनर्स में आपका आता है फ्रक्टोज, याद रखिएगा। और सिंथेसिस में एलिटेम आता है, यानी कृत्रिम सबसे ज्यादा मधुरक कौन होता है, तो एलिटेम होता है। कौन होता है, एलिटेम होता है। तो इस टॉपिक को आप लोग एक बार स्टडी कर लीजिए फिर से। फिर आपका जैसे क्वेश्चंस में आ गया वो वाला, बुखार को कंट्रोल करने के लिए किसका, तो पैरासीटामोल का यूज होता है फीवर को कंट्रोल करने के लिए, इसलिए पैरासीटामोल को एंटीपायरेटिक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एंटीपायरेटिक कहा जाता है। इसके अदरवाइज आप लोग बेंजीन को देख लीजिएगा कि बेंजीन में हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, तो सभी कार्बन का sp2 होता है। कुछ रिएक्शन आप लोग देख लीजिएगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक ऊर्जा रिएक्शन आपका हो गया, एक आप RMGX देख लेना जिसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहा जाता है। RMGX को क्या कहा जाता है, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन मतलब रिएजेंट कहा जाता है। फिर हॉफमैन ब्रोमाइड देख लेना, RC डबल बॉन्ड ONH2 और प्लस क्या होता है भाई, Br2 + 4NaOH, यहां से क्या बनता है, RnH2। तो ये हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन हो गया, हॉफमैन ब्रोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया। फिर आपको एक कोल्बे रिएक्शन देख लेना है कि कोल्बे रिएक्शन से क्या बनता है, तो आपको पता होना चाहिए सैलिसैल्डिहाइड बनता है, और राइमर से क्या बनता है, तो सैलिसिलिक एसिड बनता है। फिर आपको याद रखना है कि शराब का सूत्र क्या होता है, तो C2H5OH, इथाइल अल्कोहल कहते हैं। मार्कोनिकॉफ रिएक्शन याद रखिएगा, CH डबल बॉन्ड CH2 + HBr। तो मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है कि Br उसके पास जाएगा अनसैचुरेटेड जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन का नंबर कम है, और H कहाँ जाएगा जिसके पास ज्यादा है, तो बन क्या जाएगा, CH3 CHBr CH3। और यही अगर पेरोक्साइड दे दें तो ये रिवर्स हो जाता है, हेलोजन उस अनसैचुरेटेड वाले पास जाता है, डबल बॉन्ड पास जिसके पास हाइड्रोजन का नंबर क्या होता है, ज्यादा होता है। तो वो हो गया आपका एंटी मार्कोनिकॉफ रूल हो गया। क्या हो गया, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल हो गया। तो इस चीज को आप लोग थोड़ा सा ध्यान दे देंगे। और सब फिर IUPAC बनाने वाला आता है, फिर रिएक्शन आता है। रिएक्शन का भी कुछ क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग अगर देखना है। ये कई बार पूछता है कि CH3 CH2OH, एल्कोहलिक के OH लगाएंगे तो क्या होगा, तो वाटर निकल जाएगा, OH यहाँ से और बगल से H, क्या बन जाएगा ये CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो याद रखिएगा ये रिएक्शन कई बार आता है। फिर आपका एक बार पूछता है ये CH3 CHO ऑक्सीडाइज कराएंगे हायर ऑक्सीडाइजिंग कैटलिस्ट में, तो एल्डिहाइड किस में बदल जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाएगा। तो आप इसको याद रखिएगा, सिंपल वाला भी। या एल्कोहल भी आपका जो होता है, कई बार क्वेश्चन पूछा है कि प्राइमरी एल्कोहल का जब हायर ऑक्सीडाइजेशन कराते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, तो एल्कोहल सीधे किस में बदलता है, तो याद रखिएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। और 2 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन से क्या बनता है, यानी ऑक्सीकरण से, तो क्या बनता है, कीटोन बनता है। क्या बनता है, कीटोन बनता है। और 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण नहीं होता है। याद रखना है कि प्राथमिक अल्कोहल का ऑक्सीकरण से एल्डिहाइड फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल, यानी अब परबल ऑक्सीकारक है तो सीधा कार्बोक्सिलिक। और द्वितीयक अल्कोहल का यानी सेकेंडरी अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन कराएंगे तो वो किस में आएगा, कीटोन में आएगा। किस में आएगा, कीटोन में आएगा। तो और कुछ बचा टॉपिक आप लोग देख लेंगे। उम्मीद करते हैं बहुत हेल्प होगा आपको इस वीडियो से। बाय।